उत्तर प्रदेश में एक परिपाटी चल पड़ी है कि ब्राह्मणों को और समृद्ध संपन्न और साधन संपन्न ब्राह्मणों को, राजनीतिक रसूख धारण ब्राह्मणों को जितना हो सके, खासकर विपक्ष की अगर वो है तो उनको टारगेट करो, डिमोलिश करो, डैमेज करो, ताकि ब्राह्मणों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए उत्तर प्रदेश से, या ब्राह्मण पलायन कर जाए। हमारे एक गैस एजेंसी चलाने वाले के ऊपर फर्जी एफआईआर इसलिए हो गई क्योंकि उसके गोडाउन में जगह नहीं थी परिचित के, तो उसने वो सिलेंडर उसके यहाँ रखवा दिए जिसमें 40-45 सिलेंडर खाली थे। लेकिन मीडिया क्या चला रही है, 85 सिलेंडर चले, 32 सिलेंडर पाए गए, कोई 32 बता रहा है, कोई 85 बता रहा है, आंकड़े तक दुरुस्त नहीं है। ये तो सरकार की कार्यप्रणाली है। या तो भाजपा के लोग इस बात को समझ ले और संतुलन बना लें कि अगर आप समाजवादी पार्टी के किसी भी घटना के लिए आदरणीय अखिलेश जी को जिम्मेदार बनाएंगे तो इस वर्तमान सरकार में कोई भी घटना घटेगी तो उसकी जिम्मेदार सीधे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री क्यों नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं विवेक पांडे, एडवोकेट, सपा के प्रवक्ता भी हैं। अभी एक खबर आई है गोरखपुर से, पूर्व बाहुबली और केंद्रीय मंत्री हरिशंकर तिवारी, जो एक जमाने में भाजपा के राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उनके बेटे पूर्व विधायक और वर्तमान में सपा के नेता विनय शंकर तिवारी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एक बड़ी खबर है कि पूर्व बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे पूर्व विधायक और सपा नेता विनय शंकर तिवारी में के ऊपर गोरखपुर के बड़हलगंज थाने में एफआईआर दर्ज। और मामला जब आप सुनेंगे तो बड़ा चौंकाने वाला तथ्य। 1996 में हरिशंकर तिवारी मंत्री थे। गोरखपुर में एक जगह है बड़हलगंज नगर पंचायत के एक पूर्व अध्यक्ष के नाम पे एक रोड बनी थी। उस रोड का उद्घाटन और शिलान्यास तत्कालीन विधायक और मंत्री हरिशंकर तिवारी ने किया था। उसके नाम पर एक शिलापट्ट लगा हुआ था। 1995 की घटना है। उसके बाद 2026 में उस शिलापट्ट को हटाकर एक नया शिलापट्ट लग जाता है। जब इसकी जानकारी हरिशंकर तिवारी के समर्थकों को होती है तो वो इसका विरोध करते हैं। बाद में हरिशंकर तिवारी का शिलापट्ट अपनी जगह लगा दिया जाता है और जो नया शिलापट्ट उसको कहीं और लगा दिया जाता है। इस मामले में दावा किया जा रहा है मीडिया में कि विनय शंकर तिवारी जो पूर्व मंत्री हैं, सपा सरकार के, सपा में विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने नगर पंचायत बड़हलगंज के प्रतिनिधि के साथ फोन पर बहस की, उनको धमकाया और उनके धमकाने से आहत होके नगर पंचायत बड़हलगंज के प्रतिनिधि ने बड़हलगंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। और अब चूंकि गोरखपुर में हाथा बनाम मठ की एक परंपरा रही है, हाथा में कभी पुलिस नहीं जाती थी। जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने उसके एक हफ्ते के अंदर ही हाथा में पुलिस पहुंच गई थी। फिर यहां से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा और उसके बाद पुलिस वहां से वापस हुई। खैर, हरिशंकर तिवारी के बेटे के ऊपर इनकम टैक्स और ईडी के छापे भी पड़े। हाल में उस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी और विनय तिवारी कुछ दिनों तक जेल में भी थी। अब ये जो फिर मामला आया है, इसमें फिर एक जो बवाल शुरू हो रहा है कि ब्राह्मणों को लेकर जो बवाल उठ रहा है, और विनय शंकर तिवारी ने भी पंडितों के अपमान पर और पंडितों को अवसरवादी बताने के आरोप पर बड़ी नाराजगी जताई थी। उसके बाद ये खबर आती है कि कल रात को ये एफआईआर हो। तो लोकसभा चुनाव के पहले भी गोरखपुर में ईडी और इनकम टैक्स से छापे पड़े थे। उस वक्त भी सपा की जो
सांसद प्रत्याशी थी काजल निषाद वहां पहुंच के धरना प्रदर्शन करने लगी थी। तिवारी जी, आपका क्या कहना है भाई, क्या जरूरत थी आपके नेता को बढ़लगंज के नगर पंचायत के अध्यक्ष के साथ फोन पे भाषाभाषी करने की, जब देखिए शिलापट वापस लग गया था? तो देखिए वास्तविकता ये है कि शिलापट लगा था नहीं लगा था ये तो जांच का विषय है, लेकिन नहीं, हमारे लगा तो था, 1995 से लगा हुआ है ये तो। प्रशासन ने जी पुरानी जगह फिर शिलापट को लगा दिया वहां के। जी देखिए हमारे आदरणीय नेताजी जिनकी बात हो रही है विनय शंकर तिवारी, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ही सहज, सरल और विनम्र स्वभाव के हैं। वो आमतौर पे अगर आप क्षेत्र में भी पता करेंगे तो वो आमतौर पर किसी से भी अमर्यादित शब्दों का या अमर्यादित भाषा शैली का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं करते हैं। यहाँ पर दो पक्षों की बात आई है, लेकिन जिस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता एक पुराने परिवार के युवा नेता पे जिस प्रकार से द्वेषपूर्ण भाव से पुनः कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। एफआईआर का तात्पर्य ये होता है कि योगी जी का सबसे बड़ा हथियार देखिए एफआईआर है आज के समय। वो जो भी सवाल उठाता है, जो भी प्रश्न उठाता है, उसके ऊपर एफआईआर करना प्रशासन की एक आदत हो गई है और एफआईआर अधिकतर उसमें फर्जी निकलती हैं। अब मेरी बात सुनिए, प्रशासन ने तो एफआईआर नहीं की है, जिससे उनकी बहस हुई उसने एफआईआर कराई है। नहीं देखिए, पिक एंड चूज की पॉलिसी है सर। दो उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जरा मैं आपके सामने, है ना। आज एक संभल का पुनः प्रकरण आया, चूंकि संभल मैंने आपसे कहा था कि प्रयोगशाला बन रही है भाजपा की और इसको अभी राजनीतिक दल थोड़ा सा समझने में अभी और समय लगेगा, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। संभल में बीजेपी नेता है संजीव यादव, उन्होंने मंच पे एक बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचाई है। उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई कार्यकर्ता किसी षड्यंत्र का शिकार हुआ तो वह इलाज कर देंगे और किसी की चूहे की मौत भी हुई तो पूरा खानदान खत्म करा देंगे। इतना ही नहीं, इस मंच से उन्होंने गुन्नौर विधानसभा 27 से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। हालांकि वो उनके संगठन की बात है, लेकिन आप सोचिए, ये शब्दावली, ये वाक्य उनके मंच से दिए हुए बाकायदा हैं, भाजपा के नेता हैं। पूरे खानदान को खत्म करने की बात कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भाजपा के नेता हैं, कमल पे विराजमान है, योगी जी के संगठन से बिलोंग करते हैं। एक और उदाहरण आपको प्रस्तुत कर देता हूं। मेरठ पुलिस की मौजूदगी में भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा ने गोश्त की दुकान चेक करने का दम्भ भरते हुए बिना लाइसेंस की दुकानों को तोड़ने की सीधी धमकी दी है और मेरठ पुलिस बेबसी से देखती रही। पुलिस के सामने देखिए भाजपा के नेता बैठे हैं, पुलिस को धमका रहे हैं बाकायदा और सीधी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन ये भी मुझे लगता है कि धमकाने की श्रेणी में नहीं आता। पुलिस है, पुलिस चूंकि भाजपा की पुलिस है, योगी जी की पुलिस है कही जाती है अब, तो भाजपा के नेता धमका सकते हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मामला ये है कि पिक एंड चूज की जो पॉलिसी चल रही है उत्तर प्रदेश में, नहीं, और लेकिन जिस प्रकार अगर आप कह रहे हैं कि तिवारी जी पे इसलिए किया गया कि वो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मणों का मुद्दा उठाते हैं, उनपे इसलिए किया गया कि वो हमारी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले वो ब्राह्मण है। क्योंकि उत्तर अच्छा, आप एक प्रदेश नई में एक बात। परिपाटी चल पड़ी है, उत्तर प्रदेश में एक परिपाटी चल पड़ी है कि ब्राह्मणों को और समृद्ध संपन्न और साधन संपन्न ब्राह्मणों को, राजनीतिक रसूख धारण ब्राह्मणों को जितना हो सके, खासकर विपक्ष की अगर वो है तो उनको टारगेट करो, डिमोलिश करो, डैमेज करो, ताकि ब्राह्मणों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए उत्तर प्रदेश से या ब्राह्मण पलायन कर जाए। ये तो मुझे प्रायोजित मंशा प्रतीत होने लगी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पहले कार्यकाल से अब तक ब्राह्मणों को केवल टारगेट किया गया योगी जी की सरकार में, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी मानसिकता से पोषित है और ब्राह्मण विरोधी व्यवस्था को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। नहीं, ये जो आप ब्राह्मण विरोधी मानसिकता कहिए जो कहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके नेताओं को भी फोन पे बातचीत में संयम रखना चाहिए था। और क्या इतना बड़ा क्या एफआईआर का मतलब समझते हैं सर? एफआईआर का मतलब होता है कि आज मैंने इस बारे में आपसे पहले भी चर्चा की थी कि हमारे कानूनी प्रक्रिया में सबसे लचर और सबसे कमजोर बात यह होती है कि एफआईआर का मतलब ये होता है कि कोई किसी के खिलाफ जाकर के कोई मामला पंजीकृत कर दे, अब उसके बाद आप, जैसे मैं आपके ऊपर कर दूं, अब आपका दायित्व है कि आप महीनों सालों
उस फर्जी एफआईआर के चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटिए, पुलिस थानों के चक्कर काटिए, हो सकता है आपकी फर्जी अरेस्टिंग भी हो जाए, आपका 10 महीना, साल भर, 2 साल खराब भी हो जाए। अभी पूर्व में देखिए ना, अमिताभ ठाकुर जी का प्रकरण, मनोज यादव जी का प्रकरण, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन एफआईआर की सत्यता क्या थी? कोर्ट ने जो फटकार लगाई इन प्रकरणों में, उसके बाद भी सरकार सचेती नहीं है। आपको अगर ये लगता है, अगर किसी को भी मैं कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की पुलिसिंग इस समय संचालित हो रही है वो एक मॉडर्न बायलॉज की पुलिसिंग है, तो माफ कीजिएगा, ये तो पूरी तरह से भाजपा नेताओं का दावा रहता है कि ये तो योगी की पुलिस है। तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे देख करके बड़ा हास्य लगता है कि मतलब 1861 का अंग्रेजी पुलिस कानून योगी जी ने तैयार कराया था क्या, कि योगी जी की मानसिकता से संचालित हो रहा है? उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों को, चाहे कोविड की बात करिए, नोटबंदी की बात करिए, वर्तमान एलपीजी सिलेंडर की बात करिए, चुन चुन कर गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। हमारे एक गैस एजेंसी चलाने वाले के ऊपर फर्जी एफआईआर इसलिए हो गई क्योंकि उसके गोडाउन में जगह नहीं थी परिचित के, तो उसने वो सिलेंडर उसके यहाँ रखवा दिए जिसमें 40-45 सिलेंडर खाली थे। लेकिन मीडिया क्या चला रही है? 85 सिलेंडर चले, 32 सिलेंडर पाए गए, कोई 32 बता रहा है, कोई 85 बता रहा है, आंकड़े तक दुरुस्त नहीं है। ये तो सरकार की कार्यप्रणाली है। तो ये पूरी तरह से मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सर्कस चल रही है। राम राज जो कहा जाता था वो असल में राम के भरोसे है। वास्तविकता है कि न प्रशासन का ज्ञान है, न मॉनिटरिंग का ज्ञान है, न एक्ट का ज्ञान है, न पुलिसिंग का एक सही संचालन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वास्तविकता यह है कि एक मानसिकता को पोषित करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए अधिकारी गलत तरीके से लगातार फर्जी मामले बना करके विपक्ष के लोगों को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो अधिकतर मामले कोर्ट के सामने खड़े हुए कोर्ट ने फटकार लगाई है। लेकिन आप सोचिए, फटकार खाने के बाद भी इस सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही, क्योंकि कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं कि कानून की बात नहीं सुनी जा रही है, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने हमारे साथ बातचीत में बोला कि उन्होंने खुद एक एफआईआर कराई थी, 4 महीने तक उस पे कोई कार्रवाई। साइबर का मामला एक तो था, ये उनकी फर्जी, हाँ, फर्जी आईडी बनाकर पैसे मांगे जा रहे थे। दूसरा एक खुलासा उन्होंने और किया कि माफिया मुख्तार अंसारी की कोठरियों को 2 उच्च अधिकारियों ने अपने नाम करा लिया है। उसमें नाम उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि कई लोगों के नाम वो ट्रांसफर हुए, बाद में उन अधिकारियों के नाम पे भी है, और इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि बड़े गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी लगा रहे हैं, और सुलखान सिंह साहब की जो इमेज है, उन्होंने नाम तो नहीं बताया, नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश और योगी जी ने उनको बड़े शौक से अपना पहला डीजीपी बनाया था, बड़े ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं। आदरणीय सुलखान सिंह जी की बात कर रहे हैं आप शायद, पहले कार्यकाल में शायद वही थे डीजीपी उत्तर प्रदेश में। हाँ हाँ जी जी, 2017 मई से लेकर 2018 जनवरी तक डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के। तो मुझे एक बात स्पष्ट करिएगा, मुझे लगता है अंतिम डीजीपी, स्थायी डीजीपी जिसे कहते हैं, ओपी सिंह जी थे उत्तर प्रदेश के? नहीं, एचके अवस्थी साहब। एचके अवस्थी साहब, उनके बाद और एचके अवस्थी नहीं, एचके अवस्थी के बाद ये गोयल साहब भी थे, मुकुल गोयल साहब भी थे। मुकुल गोयल साहब को जब मई 2022 में हटाया गया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यकारी डीजीपी चल रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, पिछले 4 सालों से। ये गंभीर स्थिति आप सोचिए। अब आप वहीं आ गए जहां मैं लाना चाह रहा था। जो सरकार उत्तर प्रदेश की एक पुलिसिंग जैसी संस्था को, जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उसको एक स्थायी नेतृत्व तो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि स्थायी नेतृत्व देने का अर्थ होता है कि जिम्मेदारी तय हो जाएगी किसी भी अवैध कृत्य में। और अभी परमानेंट कार्यकारी डीजीपी का मतलब ये होता है वो चार्ज पे तो है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं सुनिश्चित की जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश पहली बार इतिहास में ये रिकॉर्ड कायम कर रहा है कि लगातार कार्यकारी डीजीपी से उत्तर प्रदेश संचालित हो रहा है। तो जिस ट्रेन का इंजन ही नहीं है, परफॉर्मिंग इंजन ही नहीं है, उस ट्रेन से आप अपेक्षा क्या करते हैं? उसके डब्बों से क्या अपेक्षा करते हैं? उसकी सुविधाओं से क्या अपेक्षा करते हैं? वही उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली की है, और वही हाल है। उसका कारण है कि कोई जिम्मेदारी तय करने वाला नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। जो अधिकारी ऊपर बैठे हैं, जो योगी जी के करीबी हैं, जो योगी जी के प्रमुख सचिवों के करीबी हैं, बस उन्हीं की वाहवाही हो रही है, उन्हीं की चांदी है। ना उनसे कोई सवाल पूछ रहा है, ना कोई उनसे जवाब तलब हो रहा है, ना उनकी कोई समीक्षा हो रही है, ना उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा हो रही है। तभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस ठाए ठाए मुंह से चला रही है। ये दृश्य भी आपने देखा।
मजाक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है, उनको प्रयोगशाला की तरह जो इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। और बीजेपी क्या, बीजेपी तो एक संगठन है जो सरकार है। मुझे लगता है कि ये बड़ी दुखद स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट को इनकी समीक्षा करनी चाहिए कि इस तरह की स्थिति अगर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश को तो आप अराजक पूरी व्यवस्था में बदल देंगे इस तरह से संस्थाओं को। उत्तर प्रदेश तो में अभी देखिए, एक आपने अभी वाकया देखा होगा जो पेपर में एसआई परीक्षा में एक पंडित शब्द आ गया। आपको पता है उस दिन जब ये मामला आप जैसे पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उठाया, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती बोर्ड का पहला ट्वीट आपको पता है क्या था? उत्तर प्रदेश हम्म, पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड पुष्टि करता है कि यह एक भ्रामक प्रश्न पत्र है। अब आप देखिए कार्यप्रणाली। नहीं, आप- वो दूसरा मामला था। वो एक हाँ, सुबह से व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे चल रहा था कि ये यूपीएसआई का पेपर है और लोगों ने कहा कि लीक हो गया। उस पे स्पष्टीकरण आया था। इस लेकिन पे तो जिस खुद प्रकार सरकार से के इस हम्म, उस पे तो खुद सरकार के उप मुख्यमंत्री और तमाम पूर्व मुख्यमंत्री तमाम लोग उस पे रोज बयान दे रहे हैं और होड़ लगी हुई भाजपा के तमाम नेताओं में ब्राह्मण हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इसमें भी एक अपवाद है सर, मैं आपको बता दूं। जो जी। नेता, जो एक लंबी फेरिस्त है 8-9 नेताओं की उत्तर प्रदेश बीजेपी की, भाजपा के, उनको उनके संगठन के प्रवक्ता ही डिनाई कर रहे हैं मंचों पे बैठ करके। आज मैं एक डिबेट में था, भाजपा के एक ब्राह्मण प्रवक्ता ने मेरे सामने ये स्पष्ट किया कि ये असल में भाजपा में पंडितों का, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान है और ये जो स्थिति है ये विपक्ष पैदा कर रहा है। तो मैंने यही सवाल पूछा कि जो आपके मंत्री, नेता, सांसद, विधायक उठा रहे हैं सवाल, इसका मतलब आप हम्म, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मतलब वो विपक्ष से मिले हुए हैं। अब उसमें चाहे हम्म। आदरणीय शरद जी का नाम ले लीजिए, चाहे आपके पाठक जी का नाम ले लीजिए, चाहे आप अरे कुछ नहीं नहीं सर, क्षत्रिय। नहीं, मैं यही अरे कह रहा आप हूँ, तो भाजपा के नहीं नहीं, प्रवक्ताओं की ही आप तो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आपके बगल में एक जमाने में पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के वीर बहादुर सिंह, उनके बेटे फतेह बहादुर सिंह कई बार के विधायक रहे हैं, कई बार मतलब वो हर दल में रहे हैं। वो अभी आजकल भाजपा में है। उन्होंने भी विरोध किया इसका। हाँ, वो बिल्कुल वहां तो गाजीपुर होड़ संसद लगी राजा। हुई है। जी, जी, बिल्कुल होड़ लगी हुई है। मैं यही कह रहा हूँ कि और संगठन कुछ कह रहा है प्रवक्ताओं के माध्यम से। नहीं नहीं, वो तो भाई मेरा साहब, कहने का अब उनके उनके पास बचाव का कोई पक्ष नहीं है तो कुछ भी ना कहें, जी, कुछ भी कर सकते हैं वो। जी, जी, जी। तो सवाल यही है ना कि देखते हैं, अब तिवारी जी पे नहीं, नहीं, एफआईआर हो गई है। ये सीधा संदेश ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, ब्राह्मणवाद को दिया जा रहा है, ब्राह्मण वैचारिक जो एक वैचारिक बौद्धिकता है उसको दिया जा रहा है। और ये लगातार देखिए योगी जी के बतौर मुख्यमंत्री रहते दिया जा रहा है। ये कीर्तिमान स्थापित किया है योगी सरकार नहीं ने। नहीं, योगी जी ने तो बाकायदे स्टेटमेंट दिया है कि भाई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, किसी भी जाति के खिलाफ मैं इसका अब कड़ा विरोध करता हूँ। नहीं, नहीं, वो छोड़ दीजिए। देखिए, अब मुझे लगता है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा भर्ती बोर्ड नियंत्रण जो है, चूंकि परीक्षाएं तो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, कंपनियों के माध्यम से कराई जाती है, लेकिन जो प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं वो तो बोर्ड तैयार करवाता है। गोपनीय भी होते हैं, मान लेते हैं गोपनीय भी होते हैं, लेकिन तैयार तो बोर्ड कराता है। वो प्रश्न पत्र कंपनियां थोड़ी तैयार कराती हैं। और अगर कंपनियां तैयार करा रही है तो इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं है, इससे बड़ा हास्य का विषय कुछ नहीं है कि इतनी गंभीर परीक्षाओं के पर्चे अगर प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दे दिया जा रहा है और वो तैयार कर रहे हैं, तो परीक्षा की क्रेडिटेबिलिटी और उसकी जो गुणवत्ता है, इसीलिए क्या पर्चे लीक हो रहे हैं लगातार। प्रिंटिंग प्रेस से पर्चे लीक हो गए वो समझ में आता है, लेकिन अगर परीक्षाओं के पर्चे तैयार भी प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं टेंडर लेके, तो इससे बड़ा हास्य और इससे बड़ी दुविधा, मतलब मुझे लगता है लाचार स्थिति उत्तर प्रदेश की संस्थाओं के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के मुखिया देखिए सर, मैं बड़ी स्पष्टता से बार बार एक बात कहता हूं, या तो भाजपा के लोग इस बात को समझ लें और संतुलन बना लें कि अगर आप समाजवादी पार्टी के किसी भी घटना के लिए आदरणीय अखिलेश जी को जिम्मेदार बनाएंगे, तो इस वर्तमान सरकार में कोई भी घटना घटेगी तो उसकी जिम्मेदार सीधे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री क्यों नहीं। अंत चलिए सवाल का चलिए सर, आपने बड़ी सही जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर। तिवारी जी, आपका क्या कहना है भाई, क्या जरूरत थी आपके नेता को बढ़लगंज के नगर पंचायत के अध्यक्ष के साथ फोन पे भाषाभाषी करने की, जब देखिए शिलापट वापस लग गया था तो? देखिए वास्तविकता ये है कि शिलापट लगा था, नहीं लगा था, ये तो जांच का विषय है। लेकिन नहीं, हमारे लगा तो था, आदरणीय 1995 से लगा हुआ है ये तो।
प्रशासन ने जी पुरानी जगह फिर सिलापट को लगा दिया वहां के। जी देखिए, हमारे आदरणीय नेताजी जिनकी बात हो रही है विनय शंकर तिवारी, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ही सहज, सरल और विनम्र स्वभाव के हैं। वो आमतौर पे अगर आप क्षेत्र में भी पता करेंगे तो वो आमतौर पर किसी से भी अमर्यादित शब्दों का या अमर्यादित भाषा शैली का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं करते हैं। यहाँ पर दो पक्षों की बात आई है, लेकिन जिस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता एक पुराने परिवार के युवा नेता पे जिस प्रकार से द्वेषपूर्ण भाव से पुनः कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। एफआईआर का तात्पर्य ये होता है कि योगी जी का सबसे बड़ा हथियार देखिए एफआईआर है आज के समय। वो जो भी सवाल उठाता है, जो भी प्रश्न उठाता है, उसके ऊपर एफआईआर करना प्रशासन की एक आदत हो गई है और एफआईआर अधिकतर उसमें अब फर्जी निकलती हैं। अब मेरी बात सुनिए, प्रशासन ने तो एफआईआर नहीं की है, जिससे उनकी बहस हुई उसने एफआईआर कराई है। नहीं देखिए, पिक एंड चूज की पॉलिसी है सर। दो उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जरा मैं आपके सामने, है ना। आज एक संभल का पुनः प्रकरण आया, क्योंकि संभल मैंने आपसे कहा था कि प्रयोगशाला बन रही है भाजपा की और इसको अभी राजनीतिक दल थोड़ा सा समझने में अभी और समय लगेगा, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। संभल में बीजेपी नेता है संजीव यादव, उन्होंने मंच पे एक बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचाई है। उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई कार्यकर्ता किसी षड्यंत्र का शिकार हुआ तो वह इलाज कर देंगे और किसी की चूहे की मौत भी हुई तो पूरा खानदान खत्म करा देंगे। इतना ही नहीं, इस मंच से उन्होंने गुन्नौर विधानसभा 27 से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। हालांकि वो उनके संगठन की बात है, लेकिन आप सोचिए, ये शब्दावली, ये वाक्य उनके मंच से दिए हुए बाकायदा हैं। भाजपा के नेता हैं, पूरे खानदान को खत्म करने की बात कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भाजपा के नेता हैं, कमल पे विराजमान है, योगी जी के संगठन से बिलोंग करते हैं। एक और उदाहरण आपको प्रस्तुत कर देता हूं। मेरठ पुलिस की मौजूदगी में भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा ने गोश्त की दुकान चेक करने का दम भरते हुए बिना लाइसेंस की दुकानों को तोड़ने की सीधी धमकी दी है और मेरठ पुलिस बेबसी से देखती रही। पुलिस के सामने देखिए भाजपा के नेता बैठे हैं, पुलिस को धमका रहे हैं बाकायदा और सीधी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन ये भी मुझे लगता है कि धमकाने की श्रेणी में नहीं आता। पुलिस है, पुलिस चूंकि भाजपा की पुलिस है, योगी जी की पुलिस है कही जाती है अब, तो भाजपा के नेता धमका सकते हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मामला ये है कि पिक एंड चूज की जो पॉलिसी चल रही है उत्तर प्रदेश नहीं में नहीं, और जिस लेकिन प्रकार अगर आप कह रहे हैं कि तिवारी जी पे इसलिए किया गया कि वो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मणों का मुद्दा उठाते हैं। उनपे इसलिए किया गया कि वो हमारी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले वो ब्राह्मण है। क्योंकि उत्तर अच्छा, आप एक प्रदेश नई में एक बात। परिपाटी चल पड़ी है, उत्तर प्रदेश में एक हम्म। परिपाटी चल पड़ी है कि ब्राह्मणों को और समृद्ध संपन्न और साधन संपन्न ब्राह्मणों को, राजनीतिक रसूख धारण ब्राह्मणों को जितना हो सके, खासकर विपक्ष की अगर वो है तो उनको टारगेट करो, डिमोलिश करो, डैमेज करो, ताकि ब्राह्मणों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए उत्तर प्रदेश से या ब्राह्मण पलायन कर जाए। ये तो मुझे प्रायोजित मंशा प्रतीत होने लगी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पहले कार्यकाल से अब तक ब्राह्मणों को केवल टारगेट किया गया योगी जी की सरकार में, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी मानसिकता से पोषित है और ब्राह्मण विरोधी व्यवस्था को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। नहीं नहीं, ये जो आप ब्राह्मण विरोधी मानसिकता कहिए जो कहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके नेताओं को भी फोन पे बातचीत में संयम रखना चाहिए था। और क्या इतना बड़ा क्या एफआईआर का मतलब समझते हैं सर? एफआईआर का मतलब होता है कि आज हमारे, मैंने इस बारे में आपसे पहले भी चर्चा की थी कि हमारे कानूनी प्रक्रिया में सबसे लचर और सबसे कमजोर बात ये होती है कि एफआईआर का मतलब ये होता है कि कोई किसी के खिलाफ जाकर के कोई मामला पंजीकृत कर दे। अब उसके बाद आप, जैसे मैं आपके ऊपर कर दूं, अब आपका दायित्व है कि आप महीनों सालों उस फर्जी एफआईआर के चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटिए, पुलिस थानों के चक्कर काटिए, हो सकता है आपकी फर्जी अरेस्टिंग भी हो जाए, आपका 10 महीना, साल भर, 2 साल खराब भी हो जाए। अभी पूर्व में देखिए ना, अमिताभ ठाकुर जी का प्रकरण, मनोज यादव जी का प्रकरण, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन एफआईआर की सत्यता क्या थी? कोर्ट ने जो फटकार लगाई इन प्रकरणों में, उसके बाद भी सरकार सचेती नहीं है। आपको अगर ये लगता है, अगर किसी को भी मैं कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की पुलिसिंग
इस समय संचालित हो रही है वो एक मॉडर्न बायलॉज की पुलिसिंग है, तो माफ कीजिएगा, ये तो पूरी तरह से भाजपा नेताओं का दावा रहता है कि ये तो योगी की पुलिस है। तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे देख करके बड़ा हास्य लगता है कि मतलब 1861 का अंग्रेजी पुलिस कानून योगी जी ने तैयार कराया था क्या, कि योगी जी की मानसिकता से संचालित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों को, चाहे कोविड की बात करिए, नोटबंदी की बात करिए, वर्तमान एलपीजी सिलेंडर की बात करिए, चुन चुन कर गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। हमारे एक गैस एजेंसी चलाने वाले के ऊपर फर्जी एफआईआर इसलिए हो गई क्योंकि उसके गोडाउन में जगह नहीं थी परचिट के, तो उसने वो सिलेंडर उसके यहाँ रखवा दिए जिसमें 40-45 सिलेंडर खाली थे। लेकिन मीडिया क्या चला रही है, 85 सिलेंडर चले, 32 सिलेंडर पाए गए, कोई 32 बता रहा है, कोई 85 बता रहा है, आंकड़े तक दुरुस्त नहीं है। ये तो सरकार की कार्यप्रणाली है। तो ये पूरी तरह से मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सर्कस चल रही है। राम राज जो कहा जाता था वो असल में राम के भरोसे है। वास्तविकता है कि न प्रशासन का ज्ञान है, न मॉनिटरिंग का ज्ञान है, न एक्ट का ज्ञान है, न पुलिसिंग का एक सही संचालन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वास्तविकता यह है कि एक मानसिकता को पोषित करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए अधिकारी गलत तरीके से लगातार फर्जी मामले बना करके विपक्ष के लोगों को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो अधिकतर मामले कोर्ट के सामने खड़े हुए, कोर्ट ने फटकार लगाई है। लेकिन आप सोचिए, फटकार खाने के बाद भी इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं कि कानून की बात नहीं सुनी जा रही है, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने हमारे साथ बातचीत में बोला कि उन्होंने खुद एक एफआईआर कराई थी, 4 महीने तक उस पे कोई कार्रवाई। साइबर का मामला एक तो था, ये उनकी फर्जी, मामला, हाँ, फर्जी आईडी बनाकर पैसे मांगे जा रहे थे। दूसरा एक खुलासा उन्होंने और किया कि माफिया मुख्तार अंसारी की कोठरियों को 2 उच्च अधिकारियों ने अपने नाम करा लिया है। उसमें नाम उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि कई लोगों के नाम वो ट्रांसफर हुए, बाद में उन अधिकारियों के नाम पे भी है, और इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि बड़े गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी लगा रहे हैं, और सुलखान सिंह साहब की जो इमेज है, अब उन्होंने नाम तो नहीं बताया, नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश, और योगी जी ने उनको बड़े शौक से अपना पहला डीजीपी बनाया था, बड़े ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं। आदरणीय सुलखान सिंह जी की बात कर रहे हैं आप शायद, पहले कार्यकाल में शायद वही थे डीजीपी उत्तर प्रदेश में। हाँ हाँ जी जी, 2017 मई से लेकर 2018 जनवरी तक डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के। तो मुझे एक बात जरा स्पष्ट करिएगा, मुझे लगता है अंतिम डीजीपी, स्थायी डीजीपी जिसे कहते हैं, ओपी सिंह जी थे उत्तर प्रदेश के। नहीं नहीं, एचके अवस्थी साहब, एचके अवस्थी साहब, उनके बाद और एचके अवस्थी, नहीं, एचके अवस्थी के बाद ये गोयल साहब भी थे, मुकुल गोयल साहब भी थे। मुकुल गोयल साहब को जब मई 2022 में हटाया गया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यकारी डीजीपी चल रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, पिछले 4 सालों से। ये गंभीर स्थिति आप सोचिए। अब आप वहीं आ गए जहां मैं लाना चाह रहा था। जो सरकार उत्तर प्रदेश की एक पुलिसिंग जैसी संस्था को, जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उसको एक स्थायी नेतृत्व तो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि स्थायी नेतृत्व देने का अर्थ होता है कि जिम्मेदारी तय हो जाएगी किसी भी अवैध कृत्य में। और अभी परमानेंट कार्यकारी डीजीपी का मतलब ये होता है वो चार्ज पे तो है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं सुनिश्चित की जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश पहली बार इतिहास में ये रिकॉर्ड कायम कर रहा है कि लगातार कार्यकारी डीजीपी से उत्तर प्रदेश संचालित हो रहा है। तो जिस ट्रेन का इंजन ही नहीं है, परफॉर्मिंग इंजन ही नहीं है, उस ट्रेन से आप अपेक्षा क्या करते हैं? उसके डब्बों से क्या अपेक्षा करते हैं? उसकी सुविधाओं से क्या अपेक्षा करते हैं? वही उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली की है, और वही हाल है। उसका कारण है कि कोई जिम्मेदारी तय करने वाला नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। जो अधिकारी ऊपर बैठे हैं, जो योगी जी के करीबी हैं, जो योगी जी के प्रमुख सचिवों के करीबी हैं, बस उन्हीं की वाहवाही हो रही है, उन्हीं की चांदी है। ना उनसे कोई सवाल पूछ रहा है, ना कोई उनसे जवाब तलब हो रहा है, ना उनकी कोई समीक्षा हो रही है, ना उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा हो रही है। तभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस ठाए ठाए मुंह से चला रही है। ये दृश्य भी आपने देखा। मजाक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है, उनको प्रयोगशाला की तरह जो इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। और बीजेपी क्या, बीजेपी तो एक संगठन है जो सरकार है। मुझे लगता है कि ये बड़ी दुखद स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट को इनकी समीक्षा करनी चाहिए कि इस तरह की स्थिति अगर उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश को तो आप अराजक पूरी व्यवस्था में बदल देंगे इस तरह से संस्थाओं को। उत्तर प्रदेश में अभी एक आपने अभी वाकया देखा होगा, जो पेपर में एसआई परीक्षा में एक पंडित शब्द आ गया।
आपको पता है उस दिन जब ये मामला आप जैसे पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उठाया, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती बोर्ड का पहला ट्वीट आपको पता है क्या था? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड पुष्टि करता है कि यह एक भ्रामक प्रश्न पत्र है। अब आप देखिए कार्यप्रणाली। नहीं, वो दूसरा मामला था। वो एक सुबह से व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे चल रहा था कि ये यूपीएसआई का पेपर है और लोगों ने कहा कि लीक हो गया, उस पे स्पष्टीकरण आया था। लेकिन इस पे तो खुद सरकार के उस पे तो खुद सरकार के उप मुख्यमंत्री और तमाम पूर्व मुख्यमंत्री तमाम लोग उस पे रोज बयान दे रहे हैं और होड़ लगी हुई भाजपा के तमाम नेताओं में, ब्राह्मण हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इसमें भी एक अपवाद है सर, मैं आपको बता दूं। जो नेता, जो एक लंबी फेरिस्त है 8-9 नेताओं की उत्तर प्रदेश बीजेपी की, भाजपा के, उनको उनके संगठन के प्रवक्ता ही डिनाई कर रहे हैं मंचों पे बैठ करके। आज मैं एक डिबेट में था, भाजपा के एक ब्राह्मण प्रवक्ता ने मेरे सामने ये स्पष्ट किया कि ये असल में भाजपा में पंडितों का, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान है और ये जो स्थिति है ये विपक्ष पैदा कर रहा है। तो मैंने यही सवाल पूछा कि जो आपके मंत्री, नेता, सांसद, विधायक उठा रहे हैं सवाल, इसका मतलब आप उनके ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, मतलब वो विपक्ष से मिले हुए हैं। अब उसमें चाहे आदरणीय शरद जी का नाम ले लीजिए, चाहे आपके पाठक जी का नाम ले लीजिए, चाहे आप अरे कुछ नहीं क्षत्रिय, सर, नहीं मैं यही कह रहा हूँ, भाजपा के नहीं, प्रवक्ताओं की ही आप तो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आपके बगल में एक जमाने में पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के वीर बहादुर सिंह, उनके बेटे फतेह बहादुर सिंह कई बार के विधायक रहे हैं, कई बार मतलब वो हर दल में रहे हैं, वो अभी आजकल भाजपा में है। उन्होंने भी विरोध किया इसका। हाँ वो बिल्कुल, तो होड़ लगी हुई है। जी बिल्कुल होड़ लगी हुई है, मैं यही कह रहा हूँ। और संगठन कुछ कह रहा है प्रवक्ताओं के माध्यम से। नहीं, वो तो भाई साहब अब उनके बचाव का कोई पक्ष नहीं है, तो कुछ भी ना कहें जी, कुछ भी कह सकते हैं वो। जी जी जी। तो सवाल यही है ना कि देखते हैं, अब तिवारी जी पे FIR हो गई है। ये सीधा संदेश ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, ब्राह्मणवाद को दिया जा रहा है, ब्राह्मण वैचारिक जो एक वैचारिक बौद्धिकता है उसको दिया जा रहा है। और ये लगातार देखिए योगी जी के बतौर मुख्यमंत्री रहते दिया जा रहा है। ये कीर्तिमान स्थापित किया है योगी सरकार ने। नहीं, योगी जी ने तो बाकायदे स्टेटमेंट दिया है कि भाई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, किसी भी जाति के खिलाफ मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। नहीं, वो छोड़ दीजिए। देखिए अब मुझे लगता है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा भर्ती बोर्ड नियंत्रण जो है, चूंकि परीक्षाएं तो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, कंपनियों के माध्यम से कराई जाती है, लेकिन जो प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं वो तो बोर्ड तैयार करवाता है। गोपनीय भी होते हैं, मान लेते हैं गोपनीय भी होते हैं, लेकिन तैयार तो बोर्ड कराता है। वो प्रश्न पत्र कंपनियां थोड़ी तैयार कराती हैं। और अगर कंपनियां तैयार करा रही है तो इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं है, इससे बड़ा हास्य का विषय कुछ नहीं है कि इतनी गंभीर परीक्षाओं के पर्चे अगर प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दे दिया जा रहा है और वो तैयार कर रहे हैं, तो परीक्षा की क्रेडिटेबिलिटी और उसकी जो गुणवत्ता है, इसीलिए क्या पर्चे लीक हो रहे हैं लगातार। प्रिंटिंग प्रेस से पर्चे लीक हो गए वो समझ में आता है, लेकिन अगर परीक्षाओं के पर्चे तैयार भी प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं टेंडर लेके, तो इससे बड़ा हास्य और इससे बड़ी दुविधा, मतलब मुझे लगता है लाचार स्थिति उत्तर प्रदेश की संस्थाओं के लिए कुछ नहीं हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के मुखिया देखिए सर, मैं बड़ी स्पष्टता से बार बार एक बात कहता हूं, या तो भाजपा के लोग इस बात को समझ लें और संतुलन बना लें कि अगर आप समाजवादी पार्टी के किसी भी घटना के लिए आदरणीय अखिलेश जी को जिम्मेदार बनाएंगे, तो इस वर्तमान सरकार में कोई भी घटना घटेगी तो उसकी जिम्मेदार सीधे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री क्यों नहीं। चलिए सर, आपने बड़ी सही जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।